नमस्कार, मैं डॉक्टर शिप्रा बैनर्जी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डीबी गर्ल्स पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज रायपुर। आज मैं बीएससी पार्ट 2 होम साइंस और बीए पार्ट 2 होम साइंस के बच्चों के लिए एक विषय पर एक लेक्चर दे रही हूँ या उनसे इस विषय पर चर्चा करना चाहती हूँ। विषय या टॉपिक जो है मेरा वो है स्टार्च या कलफ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, स्टार्च आपने भी नाम सुना होगा और घर पे आपने देखा भी होगा। स्टार्च का प्रयोग हम वस्त्रों पर करते हैं और खासकर ऐसे सूती वस्त्र जो कि धुलाई के बाद थोड़े ढीले या लुजलुजे से हो जाते हैं, हल्के से ढीले हो पड़ जाते हैं, उनमें स्टिफनेस देने के लिए, उनमें कड़ापन देने के लिए हम स्टार्च का प्रयोग करते हैं। स्टार्च लगाकर उसे आयरन करने से उसकी चिकनी और चमकदार सतह हो जाती है और ये पहनने में काफी कंफर्टेबल होते हैं, आरामदायक होते हैं और ऐसे वस्त्र पहनने से आपका व्यक्तित्व भी जो है वो निखर कर सामने आता है। तो स्टार्च देखेंगे हम, स्टार्च के बारे में। स्टार्च कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं, हमें इसका सोर्स क्या है और इन्हें हम फैब्रिक पर इनकी अप्लाई करने की मेथड क्या है। स्टार्च वस्त्रों पर कलफ देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और मुख्य रूप से ये हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं। पौधे की जो जड़ होती है वो ऐसा स्थान होता है जो कि भोजन का संग्रह करता है या संचय करता है, जैसे आलू हो गया या विभिन्न प्रकार के जो कंद हो गए, है ना, तो इनसे हमें स्टार्च की प्राप्ति होती है। स्टार्च पौधे से प्राप्त होता है और पौधे की जो जड़ होती है, जो बीज होते हैं या उसके जो कंद होते हैं, उसके रूट्स होते हैं, उनसे इन्हें बनाया जाता है और इसमें मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट होते हैं या पाए जाते हैं। कलफ, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इससे हम सभी परिचित हैं कि ये कड़ापन देने वाला या स्टिफनिंग एजेंट के नाम से जाना जाता है। इससे हम वस्त्र को कड़ापन देते हैं और धुलाई कार्य के पश्चात खासकर सूती और लिनन वस्त्रों में हम इसका उपयोग करते हैं स्टार्च का। और रेशम के जो वस्त्र होते हैं उन पर भी हम यूज करते हैं स्टार्च, लेकिन उनके स्टार्च जो होते हैं वो गम और जिलेटिन जो स्टार्च होते हैं वो उसमें उपयोग में लाए जाते हैं। मुख्यतः स्टार्च जो है वो सूती वस्त्रों पर दिया जाता है और इसकी सतह को चिकनी करने के लिए या चमकदार बनाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। फैब्रिक पर जब हम स्टार्च को अप्लाई करते हैं, उसके बाद जब ये सूख जाए या इसमें हल्की सी नमी रहती है, तब इस पर हम आयरन करते हैं, प्रेस करते हैं और इससे वस्त्र की सतह जो है बहुत ही चिकनी और चमकदार और एकदम स्मूथ हो जाती है। ठीक है, और ऐसे स्टार्च लगे कॉटन के फैब्रिक्स जो हैं वो यदि आप पहनेंगे तो ये वस्त्र बहुत आकर्षक और सुंदर आप पर दिखाई देते हैं। और इस तरह के कॉटन स्टार्च लगे जो कॉटन फैब्रिक्स होते हैं उनको पहनने से व्यक्ति की जो शोभा बढ़ जाती है, उसमें एक तरह से स्मार्टनेस आ जाती है और इससे उसके व्यक्तित्व में भी, विकास में भी ये इस तरह के फैब्रिक्स जो होते हैं वो सहायक होते हैं। वस्त्रों पर कलफ देने के कुछ मुख्य कारण होते हैं क्यों हम फैब्रिक पर स्टार्च दें। ठीक है ना, सब फैब्रिक पर स्टार्च नहीं दिया जाता, किसी किसी फैब्रिक पर वस्त्र पर जो है वो स्टार्च देने की प्रक्रिया की जाती है। तो प्रायः ऐसे वस्त्र जो धोने के पश्चात थोड़े से, जिसकी बुनाई थोड़ी सी वीविंग ढीली पड़ जाती है ना, तो ऐसे फैब्रिक पर हम स्टार्च का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने देखा होगा घर में यदि हम सूती वस्त्रों को धोते हैं तो धोने के बाद वो पहनने के योग्य नहीं होते। उसको हम तुरंत धोकर दूसरी बार यदि हम चाहें कि उसमें आयरन करके सिंपल हम उसको पहन लें तो उसको नहीं पहन पाएंगे, क्योंकि वो थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं फैब्रिक। तो ऐसे वस्त्रों पर हम स्टार्च लगाते हैं या कलफ देते हैं और उससे उसे थोड़ा हम कड़ापन देते हैं, कड़ापन उसको प्रदान करते हैं। इसलिए स्टार्च जो है वो स्टीफनिंग एजेंट के नाम से भी जाना जाता है। कलफ देने से वस्त्र का सौंदर्य बढ़ जाता है और वस्त्र जो होते हैं वो सुंदर और आकर्षक दिखाई देते हैं। कलफ लगे वस्त्र जल्दी साफ होते हैं। क्यों? क्योंकि धूल और गंदगी जो होती है वो स्टार्च के कारण वस्त्र के अंदर नहीं जा पाती और वस्त्र की सतह चिकनी होती है और आसानी से ये साफ हो जाते हैं। जब हम फैब्रिक कंस्ट्रक्शन वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, उस समय जब हम कॉटन की वीविंग करते हैं, बुनाई करते हैं, तो उसमें
कॉटन के जो फैब्रिक्स होते हैं जब बन के तैयार हो जाते हैं तो वो थोड़े से ढीले होते हैं, उसकी बुनाई के कारण उसकी सतह जो होती है इतनी स्टिफ नहीं होती, तो वहां पर भी हम साइजिंग की फिनिशिंग देते हैं उसमें, मतलब उस पे हम स्टार्च लगाकर उसको कड़ा करते हैं। और इससे क्या होता है, यदि उस फैब्रिक की बुनाई में थोड़ी भी कहीं पे कोई दोष या कुछ गलती रह गई हो, जैसे कई बार वीविंग ढीली हो जाती है, कहीं से धागा छूट जाता है, कुछ छेद बड़े रह जाते हैं कहीं बुनाई के दौरान, तो उन सब चीजों को, उन सब दोषों को स्टार्च जो है वो छुपाता है। क्यों? क्योंकि स्टार्च इन छिद्र युक्त स्थानों में घुस जाता है या जाकर वहां पर उस जगह को वो भरने का काम भी करता है। तो इसलिए जब कॉटन के फैब्रिक्स को वॉश किया जाता है तो वो ढीले पड़ जाते हैं, क्योंकि उस जगह से वो स्टार्च का कण निकल गया होता है। तो फिर से हम उस पर स्टार्च देते हैं और सूखने के बाद उसको आयरन करते हैं। तो स्टार्च लगे फैब्रिक जो होते हैं वो सतह पर ही गंदे होते हैं, सतह के अंदर जो है वो गंदगी नहीं जा पाती, क्योंकि सतह के अंदर जो होता है स्टार्च जो होता है जो कि गंदगी को अंदर आने नहीं देता। तो इसलिए स्टार्च लगे जो फैब्रिक्स होते हैं खासकर, वो बहुत आसानी से और बहुत अच्छी तरह से वो साफ हो जाते हैं। वस्त्र पर उतना ही स्टार्च लगाना चाहिए जितना कि आवश्यक हो। जरूरत से ज्यादा यदि स्टार्च लगाएंगे तो फैब्रिक पर एक्स्ट्रा उसकी लेयर आ जाएगी और इस तरह से फैब्रिक का जो एक मॉइस्चर वाला, एक नमी वाला जो गुण होता है वो चला जाता है और फैब्रिक जो है बहुत अधिक कड़े और हार्ड हो जाते हैं। स्टार्च की विशेषता, हर स्टार्च की अपनी एक विशेषता होती है, ठीक है। तो स्टार्च जो है, जैसे हमने पहली स्लाइड में भी देखा था, स्टार्च जो है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है और यह एक तरह से इसका कंपोजिशन है कार्बोहाइड्रेट के कंपोजिशन के समान है, शर्करा के संगठन के समान होता है। शर्करा में भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। तो ऐसे स्टार्च का उपयोग करना चाहिए जो सभी रंगों और वस्त्रों के लिए उपयुक्त हो, साथ ही रंगहीन और गंधहीन हो और उपयोग में आसान हो। मतलब कोशिश करें कि स्टार्च हमेशा व्हाइट हो। कलर्ड स्टार्च का प्रयोग हम व्हाइट फैब्रिक्स पर नहीं कर सकते, तो स्टार्च का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि वस्त्र में सुंदरता और आकर्षक का गुण उत्पन्न होता है। स्टार्च ऐसा हो जो वस्त्र में कड़ापन लाने के साथ साथ उसे नमनीयता भी प्रदान करे, मतलब उसमें नमी भी दे, जिससे वस्त्र के स्पर्श करने से हमें एक सुखद अनुभूति होती है। और ये तभी होगा जब आप स्टार्च की एक निश्चित या पर्याप्त या प्रॉपर मात्रा जो है उसमें लगाएंगे। जरूरत से ज्यादा यदि आप स्टार्च कर देंगे फैब्रिक को तो उसमें वो नमी का गुण जो है वो खत्म हो जाता है और वस्त्र जो है बहुत अधिक कड़े हो जाते हैं और वस्त्र बहुत अधिक कड़े होने पर आप उस वस्त्र को पहन नहीं पाएंगे और पहनने से भी फिर उसमें बहुत अनईजी फील करेंगे, कंफर्ट फील नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्च जितनी जरूरत हो उतनी मात्रा में ही हमें फैब्रिक पर अप्लाई करना चाहिए। स्टार्च वस्त्र के अंदर प्रवेश कर धूल और गंदगी को वस्त्र के भीतर जाने से रोकते हैं और एक तरह से ये अवरोधक का काम करते हैं। किसके लिए? गंदगी के लिए। गंदगी को ये वस्त्र के अंदर प्रवेश करने नहीं देते और इसलिए कॉटन फैब्रिक जो है वो हमेशा एक नए और ताजगी भरे महसूस होते हैं। स्टार्च का संगठन, इसका कंपोजिशन क्या है? तो स्टार्च जो है वो छोटे छोटे कणों में पाया जाता है, मतलब उसके आप देखेंगे जैसे पाउडर फॉर्म में देख रहे हैं या फिर उसका छोटे छोटे क्रिस्टल फॉर्म में स्टार्च जो होता है वो पाया जाता है और पौधे के संचय करने वाले अंगों में ये अधिक मात्रा में पाया जाता है। जैसे यहाँ आलू का चित्र दिखाया गया है। आलू एक तरह से जड़ है और जो कि संचय करता है, अपने भोजन को वो संचय करता है। तो इस तरह के जितने भी पदार्थ होते हैं जो पौधे में संचय करने वाले अंग होते हैं उनमें स्टार्च की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। स्टार्च के दाने जो हैं वो अलग अलग आकार और शेप के होते हैं। जितने तरह के स्टार्च होंगे हर तरह के स्टार्च के आकार या कण जो होते हैं वो थोड़े से आकार में अलग होते हैं। स्टार्च मुख्यतः सेलुलोज से बना होता है और यह पानी में घुलनशील होता है। स्टार्च को पानी के साथ गर्म करने पर इसका बाह्य आवरण जो होता है वो फट जाता है और ये पानी में घुलकर एक कोलोइडल सॉल्यूशन तैयार करता है। ठीक है, क्या होता है? स्टार्च सेलुलोज का बना होता है और पानी में सोल्यूबल होता है, घुलनशील होता है और जब हम इसे पानी के साथ गर्म करते हैं तो इसका बाहरी आवरण जो होता है स्टार्च के कणों का वो फट जाता है या टूट जाता है और स्टार्च जो है वो
पानी के साथ मिलकर एक गाढ़ा घोल या एक कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो तैयार करता है। इस अवस्था में, ये जो अवस्था होती है स्टार्च की, उसे हम जिलेटिनीकृत कहते हैं। और इस गाढ़े और पारदर्शी घोल में गर्म या फिर ठंडा, जैसा हमारा फैब्रिक है उसके अनुरूप गर्म या फिर ठंडा पानी मिलाकर हम स्टार्च का सॉल्यूशन, कलफ का घोल तैयार करते हैं और फिर इसमें हम वस्त्र को डालकर उसे स्टार्च करते हैं, स्टार्च देते हैं। घरों में मुख्यतः आप और हम सभी जानते हैं, पुराने समय में हमने अपनी माँ को, अपनी नानी को, सभी को देखा है, चावल को वो पसा के बनाते थे मतलब, है ना। और उससे जो पसिया निकलता था उससे हम माड़ कहते हैं, और उस माड़ का उपयोग वो जो है कॉटन के फैब्रिक को स्टार्च करने के लिए करते थे। क्यों? क्योंकि चावल के कणों में 70 से 80% तक स्टार्च होता है, ठीक है। तो उसको, चावल को जब हम पसा के बनाते हैं तो उसका जो माड़ निकलता है उसका प्रयोग जो है वो स्टार्च के रूप में कॉटन फैब्रिक्स पर किया जाता है। अब हम देखेंगे स्टार्च कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टार्च, जो सभी प्रकार के स्टार्च जो हैं उनका भौतिक रूप काफी मिलता जुलता है या एक समान होता है, और रासायनिक परीक्षण के द्वारा भी इनमें अंतर करना काफी मुश्किल हो जाता है। पर इनके कड़ेपन की विशेषता में अंतर होता है, मतलब जो स्टीफनिंग देने का काम करते हैं, फैब्रिक में ये कड़ापन लाते हैं, इसमें इसकी जो विशेषता होती है वो हर स्टार्च की अलग होती है। कोई स्टार्च अधिक कड़ा करता है, कोई मध्यम, और कोई कम कड़ा करता है, स्टीप करता है, ठीक है। तो इस तरह से इनके यदि हम भौतिक रूप में देखें तो काफी कुछ मिलते जुलते, एक समान होते हैं, और रासायनिक टेस्टिंग के द्वारा भी हम इसमें अंतर नहीं कर पाते, लेकिन इसकी स्टीफनेस को देख के, इसके कड़ेपन को देखकर हम इसमें अंतर कर सकते हैं। और केवल सूक्ष्मदर्शी यंत्र जो है, माइक्रोस्कोप जो है, इसकी सहायता से हम इसके कणों को देखकर पहचान सकते हैं कि ये कौन सा स्टार्च है या कौन सा कलफ है। तो स्टार्च कई प्रकार के हैं, जैसे चावल का कलफ होता है, मक्के का कलफ होता है, अरारोट का कलफ होता है, गेहूं का होता है, आलू का कलफ होता है, रंगीन या कलर्ड स्टार्च होते हैं, व्यवसायिक जो होते हैं कलफ वो भी पाए जाते हैं, जो कि बड़े पैमाने पर जहाँ पे फैब्रिक को स्टार्च करना है वहां यूज किए जाते हैं। गोंद होता है, गम का स्टार्च होता है, चोकर का पानी स्टार्च के रूप में उपयोग में लाया जाता है, जिलेटिन, ब्रिटिश गम, बोरेक्स, कलफ प्रतिस्थापक। तो इस तरह से कुछ ये स्टार्च के प्रकार हैं जिनका उपयोग हम फैब्रिक को स्टार्च देने के लिए, कलफ देने के लिए करते हैं। इस स्लाइड में देखिए आपको कुछ दिखाया गया है पोटैटो स्टार्च के बारे में, मेज का, मक्के का स्टार्च है, चावल का स्टार्च है ना। तो ये सारी चीजें जो हैं हम वस्त्रों को कड़ापन देने के लिए वस्त्र में स्टार्च का प्रयोग करते हैं। इसमें भी कुछ उसी तरह की स्लाइड्स है, जिसमें आप साइड में देखिए, लेफ्ट साइड में गेहूं दिखाया गया, गेहूं को सुखाकर पाउडर फॉर्म में उसका स्टार्च तैयार किया गया। उसके बाद अरारोट है, नीचे जो है ब्रिटिश गम है, बीच में जिलेटिन दिखाया गया। तो गम और जिलेटिन जो स्टार्च होते हैं, इनका उपयोग हम सिल्क फैब्रिक के लिए मुख्य रूप से करते हैं। अब देखते हैं हम राइस स्टार्च, ये कैसे काम करता है। तो ये जो राइस होता है, चावल जो है, ये खाद्य पदार्थ के रूप में अत्यधिक प्रचलित है, और इसका जो माड़ होता है उसका उपयोग जो है वो घरों में हम स्टार्च देने के लिए, फैब्रिक को कड़ा करने के लिए उपयोग में लाते हैं, और इससे पर्याप्त कड़ापन आता है, मतलब जितनी हमें जरूरत होती है कॉटन के लिए, ये सफिशिएंट होता है राइस का स्टार्च उसे स्टिफ करने के लिए। दूसरा है व्हीट स्टार्च, ये काफी गाढ़े घोल के रूप में हमें बनता है, और यह वस्त्रों को पर्याप्त कड़ापन देता है। ये महंगा होता है, इसलिए इसका उपयोग जो है वो कम किया जाता है, और इसमें गेहूं को सुखाकर पीसकर पाउडर के फॉर्म में से फिर हम स्टार्च तैयार करते हैं। फिर है पोटैटो स्टार्च, ये सामान्य जो आलू होते हैं, या मीठे आलू जो होते हैं, इनका उत्पादन बहुत अधिक होता है हमारे देश में, तो इसलिए पोटैटो स्टार्च जो है इसका प्रयोग जो है ज्यादा किया जाता है, वो भी व्यवसायिक परिसज्जा में, मतलब बड़े उद्योगों में, जहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती है, जहाँ फैब्रिक को स्टार्च करना होता है, वहां पर बड़े पैमाने पर यदि स्टार्च की प्रोसेस करनी है, तो स्टार्चिंग की, तो इसमें पोटैटो स्टार्च जो है वो मुख्य रूप से उपयोग में लाया जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट बोरेक्स। ये जब वस्त्र पर हल्के कड़ेपन की हमें आवश्यकता होती है, मतलब बहुत ज्यादा हमें स्टिफनेस
नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा कड़ापन नहीं चाहिए, हल्का कड़ापन चाहिए। तो ऐसी स्थिति में बोरेक्स का पाउडर जो है वो स्टार्च के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। फिर है मक्के का स्टार्च, मेज स्टार्च। जब वस्त्र पे ज्यादा कड़ेपन की जरूरत होती है, जैसे कॉटन के फैब्रिक में हमें चाहिए ज्यादा स्टिफनेस चाहिए, तो वहां पर मेज का या मक्के का स्टार्च जो है उपयोग में लाया जाता है, और ये काफी सस्ता होता है, इसलिए इसका उपयोग जो है वो अधिक किया जाता है। फिर है सैगो स्टार्च। सैगो मतलब साबूदाना। साबूदाने से भी स्टार्च तैयार किया जाता है, और इसे उबालकर छानकर इसका घोल तैयार किया जाता है स्टार्च को, और फिर उसमें कपड़े को डुबाकर उसे कलफ दिया जाता है। फिर है टेपियोका स्टार्च। ये जो टेपियोका है ये कसावा पौधे की जड़ से प्राप्त होता है, और इस जड़ को सुखाकर इसका पाउडर बनाया जाता है, और फिर इसका उपयोग हम वस्त्रों को कड़ा करने के लिए स्टार्च के रूप में करते हैं। नेक्स्ट है जिलेटिन। ये काफी महंगा होता है, और कड़ेपन की आवश्यकता अनुसार कम या अधिक जिलेटिन का उपयोग किया जा सकता है, और इसका उपयोग हम मुख्य रूप से रेशम के जो वस्त्र होते हैं उनको कड़ापन देने के लिए स्टार्च के रूप में करते हैं। नेक्स्ट है गम स्टार्च या गोंद। ये एकेशिया पौधे से प्राप्त होता है, और गोंद को रात भर पानी में जार में उसमें डालकर रखते हैं, और उस जार को हम गर्म पानी के कंटेनर में रखते हैं, और जब ये गोंद जो होता है पूरी तरह से घुल जाता है, तो फिर इसे हम छानकर बोतल में भर लेते हैं, और फिर इसका उपयोग हम फैब्रिक को कड़ा करने के लिए एज अ स्टार्च करते हैं। अब हम देखते हैं, अभी हमने देखा स्टार्च कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से स्टार्च किस तरह से कार्य करते हैं। स्टार्च को बनाने की विधि क्या है, कलफ को बनाने की विधि क्या है। तो मुख्य रूप से कलफ बनाने की जो है वो दो विधि होती है। एक तो गर्म पानी में स्टार्च बनाना, और दूसरा है ठंडे पानी में स्टार्च बनाना। गर्म पानी में स्टार्च बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम स्टार्च को थोड़ा जितना हमें अमाउंट चाहिए स्टार्च का फैब्रिक के लिए, उसके अनुरूप उस स्टार्च को हम ठंडे पानी में उसका घोलकर एक पेस्ट बना लेते हैं, और फिर इसे उबलते पानी में डालकर उसे चलाते हैं। यदि आप सीधे उबलते पानी में स्टार्च का पाउडर डालेंगे तो क्या होगा, उसमें इसकी लम्स या उसकी गुठलियां बन जाएंगी, ठीक है ना। तो गुठलियां ना बने इसके लिए हम क्या करते हैं, अलग से स्टार्च पाउडर को पानी में घोल कर उसका पेस्ट बना लेते हैं, और फिर उबलते हुए पानी में उस पेस्ट को डालकर अच्छी तरह से मिलाते हैं। और जब इसका रंग बदल जाता है, स्टार्च इतना पकता है कि उसका रंग मतलब वो पारदर्शी हो जाता है, ट्रांसपेरेंट, रंग बदलेगा तो नहीं, व्हाइट जो है वो व्हाइट ही रहेगा, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, और तब फिर इसमें हम आवश्यक मात्रा में पानी मिलाते हैं, और पानी मिला के इसका घोल तैयार करते हैं, और फिर कपड़े को इसमें डुबाते हैं, डुबाकर उसके कुछ देर के लिए रखते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर उसे सुखा देते हैं। और स्टार्च लगे कपड़े जब सूख जाते हैं तो उसमें हल्की सी नमी की मात्रा छोड़ दी जाती है, या तो फिर उसमें हल्का सा पानी का छींटा देकर उसे हम आयरन करते हैं, प्रेस करते हैं, और उससे फिर हम अपने पहनने के लिए उपयोग में लाते हैं। दूसरी विधि होती है ठंडी विधि। ठंडी विधि में स्टार्च का सॉल्यूशन या घोल बनाने के लिए एक पात्र में स्टार्च को लेते हैं। जैसे उसमें हमने गर्म विधि में क्या किया था, हमने पानी में घोल बनाया था, पेस्ट बना लिया था स्टार्च को लेके, फिर गर्म उबलते पानी में डाला था। ठीक उसी तरह से हम इस विधि में स्टार्च का घोल जो बनाते हैं, पेस्ट जो बनाते हैं, थोड़े से गर्म पानी में घोल के बनाते हैं, और फिर इसे हम ठंडे पानी में मिला देते हैं। इस पेस्ट को फिर हम ठंडे पानी में मिलाकर अच्छी तरह से उसको चलाते हैं, और फिर एक महीन कपड़े से छान लेते हैं, और छान कर इस स्टार्च के घोल को हम आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं, जिससे स्टार्च के कण जो होते हैं उसमें घुल जाते, मिल जाते और मुलायम हो जाते हैं, ठीक है। और फिर जब इसको हम प्रयोग करते हैं, इस घोल को, स्टार्च के घोल को जब हमको प्रयोग करना होता है, तो उस समय इसे फिर से अच्छी तरह से हिलाया जाता है, और हिलाकर फिर इसमें कपड़े को सूखी अवस्था में ही स्टार्च के घोल में डाला जाता है, और इस तरह से स्टार्च का प्रयोग जो है हम करते हैं अपने फैब्रिक्स पर। और ऐसे स्टार्च का प्रयोग हम उन्हीं फैब्रिक्स पर करते हैं जिसमें ज्यादा कड़ेपन की जरूरत होती है। तो कड़ापन स्टार्च का कितना चाहिए आपको, ये आप पे निर्भर करता है कि आप बहुत स्टिफ फैब्रिक पहनना चाहते हैं कॉटन का, या कम कड़ा कपड़ा पहनना चाहते हैं। ये स्टार्च लेने की प्रक्रिया जो होती है हम अपने घर पर भी कर सकते हैं। एक रेडीमेड स्टार्च भी आता है, रिवाइव जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो इसका उपयोग आप घर पर भी कर सकते हैं, या फिर अन्य जो स्टार्च होते हैं, जैसे चावल
कमाड़ जो है उसका स्टार्च हो गया, गेहूं का चोकर जो है उसका स्टार्च हो गया, ठीक है, साबूदाने का स्टार्च हो गया। और आलू जो है उसका उपयोग भी आप पाउडर फॉर्म में नहीं भी करें तो आलू को आप थोड़ा सा पीस के उसको उबाल के उसका पानी छान के ठंडा करके उसका उपयोग भी आप स्टार्च के रूप में कर सकते हैं। तो स्टार्च की प्रोसेस में ये ध्यान रखना होता है कि कौन से कपड़े पे आपको स्टार्च करना है और कितनी मात्रा में आपको स्टार्च की जरूरत है और कितनी मात्रा में आपको कड़ेपन की जरूरत है, ठीक है ना। जितना कड़ा फैब्रिक आपको चाहिए उस तरह से उतनी मात्रा में स्टार्च का या कलफ का प्रयोग किया जाता है। और इस तरह से स्टार्च लगे कपड़े जो होते हैं वो देखने में बहुत ही सुंदर, आकर्षक और सुंदर लगते हैं। और ऐसे वस्त्रों को पहनने से आपका और हमारा सभी का व्यक्तित्व जो है उस पर वो चार चांद लगाते हैं और हमारा व्यक्तित्व निखर कर सामने आता है। और हम कंफर्टेबल या हमें एक आत्मविश्वास की, आत्मसंतुष्टि की, जैसा कि हम जानते हैं परिधान यदि अच्छे होते हैं तो वो हमें एक आत्मसंतुष्टि देते हैं, हमें एक आत्मविश्वास जगाते हैं। और यदि आप में आत्मविश्वास जगता है तो आपका व्यक्तित्व जो है वो निखर कर सामने आता है। तो इस तरह से स्टार्च का जो है वो हमारे फैब्रिक के लिए बहुत, या लॉन्ड्री में यदि हम देखें, घर के लॉन्ड्री साइंस के अंतर्गत टेक्सटाइल में यदि हम देखें तो स्टार्च का बहुत महत्व होता है, ठीक है। तो ये मैंने कोशिश की आपको स्टार्च के बारे में जानकारी देने की। आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा आप जरूर बताइए। ये लेक्चर्स जो है यूट्यूब में भी अपलोडेड है, वहां से भी आप देखकर समझकर, यदि कोई चीज समझ में नहीं आती तो मुझसे पूछ सकते हैं या वहां पे कमेंट भी डाल सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।